Aim right, achieve big at KR Mangalam University. मालेगांव केस में फैसला आने वाला है। इस केस में पीड़ितों की पैरवी करने वाले वकील हमारे साथ है। एडवोकेट नदीम मुन्नी से बात करते हैं। नदीम साहब, आपसे जानना चाहेंगे, लंबा इंतजार था, वो खत्म होने वाला है। आप इस केस के बताइए, किस तरह से आपने अपना पक्ष रखा इस पूरे ट्रायल के दौरान? देखिए, इस केस में विक्टिम का रोल क्रिमिनल ट्रायल में एक लिमिटेड रोल होता है। उनको पूरा एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद एज पर द लॉ उनको रिटर्न में आर्गूमेंट देना पड़ता है। तो हमने 2016 के बाद से, जब से एनआईए ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल किया, कोर्ट में इंटरवेन किया, हर अक्यूज का बेल अपोज किया, डिस्चार्ज अपोज किया, क्योंकि हमको लगता था कि ये इनके खिलाफ में एविडेंस जो कलेक्ट हुए वो कॉन्क्रीट एविडेंस है और उनके बेस पे इनको अगर सही से ट्रायल चला तो सजा हो सकती है। तो हमने साध्वी प्रज्ञा सिंह के अगेंस्ट में भी, कर्नल पुरोहित और जितने 7 अक्यूज ट्रायल फेस कर रहे हैं, उनकी हर बेल एप्लीकेशन को चैलेंज किया, मुखालफत की उसकी। साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को 2016 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने जमानत दी थी, उसको हमने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया कैंसिलेशन बेल के लिए। 10 साल वहां केस चला। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अब ट्रायल तो खत्म हो गया ऑलमोस्ट, तो हम इस पे सुन नहीं सकते, तो फिर वो मैटर भी पिछले महीने खत्म हुआ। आप मुझे बताइए जरा, इस केस को लेकर लगातार डे 1 से साध्वी प्रज्ञा हो या फिर अन्य आरोपी हो, कर्नल पुरोहित, उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हमारा कोई रोल नहीं है। एटीएस ने अपनी जांच में क्या कहा था और उसके बाद जब एनआईए ने टेक ओवर किया तब क्या चीजें बदली, इस बारे में विस्तार से बताइए। नहीं, एटीएस ने तो 495 विटनेस कलेक्ट किए थे, उनका एविडेंस कलेक्ट किया, ट्रांसक्रिप्ट है इस केस में, सीडीआर है, मीटिंग्स के विटनेसेस हैं। एनआईए ने 2011 में जब अपने हाथ में मैटर लिया तो उन्होंने 5 साल तक इन्वेस्टिगेशन किया, सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की, और उन्होंने कहा कि हमको साध्वी का रूल इसमें दिखता नहीं है। और कर्नल पुरोहित के अगेंस्ट में भी जो एविडेंस था थोड़ा सा, कि देवलाली कैंप में जो उनका सोर्स था अक्यूज नंबर 11 चतुर्वेदी, उसके घर से जो आरडीएस के ट्रेसेस मिले थे, तो एनआईए ने कहा कि हो सकते हैं वहां जो एटीएस का ऑफिसर था शेखर बगाड़े, उसने प्लान किया हो। पर शेखर बगाड़े की गवाही कोर्ट में हुई, उसने सब डिनाई कर दिया। तो उसके बाद में ये खुल के सामने आया कि वो एनआईए का थ्योरी भी फेल हो गया, क्योंकि विटनेस ने बोल दिया ना कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने ईमानदारी से गवाही दी। तो इस बेस पे अब ट्रायल कोर्ट देखेगी कि क्या विटनेस कितने कैसे गवाही हुई। पर 40 विटनेस हॉस्टाइल हुए, बात भी ठीक है, पर 323 विटनेस में से एक भी विटनेस पुलिस का हॉस्टाइल नहीं हुआ। मालेगांव के विटनेस जो इंजर्ड थे वो हॉस्टाइल नहीं हुए। एक पर्टिकुलर प्लेसेस के विटनेस हॉस्टाइल हुए, पूना के मीटिंग के विटनेस हॉस्टाइल हुए, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश के विटनेस हॉस्टाइल हुए। और विटनेस किन हालात में हॉस्टाइल हुए कोर्ट ने वो भी नोट किया है। कोर्ट विल कंसीडर ऑल दैट इन जजमेंट। देखिए, जो विटनेस हॉस्टाइल हुए उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम पर दबाव डालकर, प्रेशर डालकर हमसे बयान लिया गया, हम वहां मीटिंग में मौजूद थे अगर भी, लेकिन हमने ऐसा नहीं सुना किस तरह से कॉन्स्पिरेसी को लेकर बातचीत हो रही है, चर्चा की जा रही है। ये सब बातें विटनेस 16 साल 17 साल बाद आके कोर्ट में बोल रहे हैं। उनको पहले बोलना चाहिए था, जब एटीएस के पास में मैटर था। ये 2011 में बोलते। टॉर्चर किया, इसका कोई रिकॉर्ड प्रूफ में नहीं है। अक्यूज ने कहा कि उनके साथ टॉर्चर हुआ, उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि उन्होंने ह्यूमन राइट कमीशन में फाइल किया था केस, वहां भी केस उनका डिसमिस हुआ। तो ये सब तो बातें हवा में है। कोर्ट विल डिसाइड कि टॉर्चर हुआ, विटनेस के साथ क्या हुआ। सारे विटनेस गवाही सब कोर्ट के सामने है, जज साहब देखेंगे किसकी बात में सच्चाई है। पर बॉम्ब ब्लास्ट तो हुआ है। 101 विटनेस जिनको इंजरी हुई थी, जो 6 लोग मरे उनके घर वाले, उन्होंने मालेगांव से बॉम्बे आके गवाही दी, क्योंकि अक्यूज नंबर 10 ने ये तो एडमिट ही नहीं किया कि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। उसने कहा कि ये इंजरी तो XYZ रीजन से है। तो जो विक्टिम्स है उनको अपने हालात एक बार फिर से बताना पड़े। ट्रायल तो इसमें अक्यूज के साथ विक्टिम का भी हुआ है। विक्टिम भी 17 साल से जस्टिस के लिए परस्यू कर रहे हैं। ये बात भी तो अदालत को देखना होगी कि विक्टिम को अपनी इंजरी बताना पड़ी कोर्ट में आगे। ऐसा कभी नॉर्मल होता नहीं ऐसे केसेस में, आप तो जानते होंगे। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे स्पेसिफिक साध्वी प्रज्ञा के रोल को लेकर बताइए, एटीएस क्या क्या कहना था, क्योंकि सारा साध्वी प्रज्ञा और उसके बाद आप कर्नल पुरोहित के भी रोल के बारे में विस्तार से बताइए। मैं एज पर दी एलिगेशन चार्जशीट बताता हूँ कि साध्वी प्रज्ञा सिंह के बारे में ये एटीएस ने कहा था कि इसकी बाइक यूज हुई थी, जो LLM फ्रीडम मोटर बाइक थी, और उन मीटिंग में ये बात हुई थी कि वो अपना बाइक देंगे यूज करने के लिए, ये एटीएस ने कहा था। हालांकि एनआईए ने डिनाई किया कि ये ऐसा कुछ हुआ नहीं था मीटिंग में, और कुछ विटनेस हॉस्टाइल भी हुए। पर उसके बाद भी तो एनआईए ने साध्वी के लिए मैक्सिमम पनिशमेंट मांगी है। यूएपीए सेक्शन 18 में मैक्सिमम पनिशमेंट डेथ होती है, जहां टेरर एक्ट होता है। फिर कैसे एनआईए ने मांग लिया मैक्सिमम पनिशमेंट?
इसके अलावा कर्नल पुरोहित का रोल बताइए विस्तार से। रोल तो ये था कि उन्होंने अभिनव भारत जो ऑर्गेनाइजेशन है फ्लोट किया, उसको बनाया और लोगों को पैसे भी जमा किए। और आरडीएक्स जो लाने की बात है कश्मीर से, वो भी एटीएस की चार्जशीट का पार्ट है। और भी उनपे, और उन्होंने तो एडमिट किया कि वो अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे। उन्होंने अभी थ्रो आउट किया कि 197 का जो सैंक्शन चाहिए था उनको अरेस्ट करने के लिए, एटीएस ने लिया नहीं था। और ये बात को एनआईए ने भी माना कि वो सैंक्शन लेना जरूरी नहीं था। एनआईए भी एटीएस से एग्री किया, तभी तो ट्रायल विदाउट सैंक्शन चला। और बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी, जस्टिस गडकरी साहब ने अपने फैसले में कहा कि ये जो कर्नल पुरोहित अपनी ड्यूटी अंजाम दे रहे थे, ये उसके लिए 197 का सैंक्शन लेना जरूरी नहीं है। वो भी क्लियर हो गया। हाईकोर्ट ने भी डिनाई कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी डिनाई कर दिया। अब ट्रायल कोर्ट देखेंगे कैसे कंसीडर करता है, कैसे एविडेंस को देखता है। इसके अलावा देखिए यही केस था जिसके बाद पहली बार देश में तत्कालीन सरकार, खासतौर पे कांग्रेस की तरफ से कहा गया था कि एक भगवा आतंकवाद शब्द जो है वो कॉइन किया गया था। इस पूरे जब इनिशियली जब एटीएस ने अरेस्ट किए तो उसके बाद एक जांच निकलकर सामने आई थी। एटीएस का दावा था उस समय कि कहीं न कहीं इन्हें जो दंगे फैलाने की इनकी मंशा थी, साथ ही में दुश्मनी बढ़े और ये रिवेंज लेना चाहते थे जिस तरह के देश भर में जो है आतंकी घटना हो रही थी। उस बारे में बताइए वो क्या पहलू था जो एटीएस शुरुआत में इस केस को लेकर कह रहे थे? नहीं, उस बारे में तो कौन सा आतंकवाद था क्या पता नहीं, पर विक्टिम को तो सफर हुए। और विक्टिम के लिए तो हर मुजरिम होगा जिसने ये किया है, वो उसका कोई मजहब नहीं होता है, दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं होता है। जो दहशतगर्द है उसको सख्त से सजा मिलना चाहिए। और गवर्नमेंट ने कितना माइलेज लिया, कांग्रेस को क्या फायदा हुआ, बीजेपी को क्या फायदा हुआ, किसको क्या नुकसान हुआ, विक्टिम का उससे कोई लेना देना नहीं है। एज ए लॉयर मैं भी उस पर कमेंट नहीं करना चाहता। एक आखिरी सवाल मेरा, आप चूंकि काफी लंबे समय से आप पीड़ितों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो भी इंतजार कर रहे हैं, उनका क्या कहना है, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कल के जजमेंट? उनका तो जस्टिस के ऊपर पूरा भरोसा है, कोर्ट के ऊपर। उन्होंने ये मुकदमे को 5 जजों ने सुना। उन्होंने हर जज के ट्रांसफर के टाइम पे रिक्वेस्ट किया बॉम्बे हाईकोर्ट से कि आप जज ट्रांसफर मत करो, ये जितनी जल्दी हो सकता है ये मैटर खत्म करो। अभी भी उनका 100% अदालत के ऊपर यकीन है और उनको पूरी उम्मीद है कि उनको इंसाफ मिलेगा। तो सुना आपने, एडवोकेट नदीम का साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से यह पूरा केस चला है, पिछले करीब 18 साल से जो पीड़ित है वो इंतजार कर रहे हैं, इंसाफ की आस लगाए हुए हैं। कल कोर्ट क्या जजमेंट देती है इस पर सबकी नजरें रहेंगी। कैमरामैन संतोष ड्यूटी के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।